हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपको अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि प्रैक्टिस पेपर से हैं। देखिए हमारे पास ना एचबीएससी ने प्रैक्टिस पेपर 4 लॉन्च करे हैं, ठीक है ना। तो सब में से एक एक क्वेश्चन मतलब जो अकाउंटिंग रेशियो का है वो मैंने यहाँ पर ले लिया है और उन क्वेश्चंस को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। और जिस तरीके का कंसेप्ट अकाउंटिंग रेशियो के प्रैक्टिस पेपर में दे रखे हैं ज़्यादातर पेपर में भी वैसे ही आएंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चंस के साथ। देखिए ये है प्रैक्टिस पेपर 4, प्रैक्टिस पेपर 4 का क्वेश्चन नंबर 29। हर पेपर में ना क्वेश्चन नंबर 29 जो होगा वो अकाउंटिंग रेशियो का ही होगा, ठीक है। देखिए इसकी ना मैंने ना एक पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम ग्रुप पे मतलब अपलोड कर दी है। आप वहाँ पर जाकर उसको डाउनलोड कर कर देख लेना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले ना आपको ना इनके ना फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है आपको कितना, 2 लाख रुपए। तो लिखते जाइए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, ठीक है ना। दोनों चीज़ें कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कह सकते हैं और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कह सकते हैं। कितना है, 2 लाख रुपए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है 8 टाइम्स। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है आपको 8 टाइम्स। अच्छा होता क्या है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, पहले पता होना चाहिए ना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। बात समझ आ रही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अगर एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमारे पास दे रखा है कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का। एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है कि नहीं दे रखा है वो क्वेश्चन में अभी पढ़ते हैं। आगे कह रहा है इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। यानी कि जो एंड वाली इन्वेंट्री है ना उसमें 1.5 टाइम्स मोर कर दो। मोर का मतलब ऐड करना है। देखो यहाँ पर ना बच्चा ना कंफ्यूज रहता है इस वाली टर्म पे। देखो मैं जैसे कि अभी बताता हूँ कि आपको करना क्या है कि आप इन्वेंट्री को जैसे आपके मान के चलो आपके पास इन्वेंट्री है 100 रुपये की, ठीक है। एंड वाली इन्वेंट्री है 100 रुपये की। अब आपको क्या करना है 1.5 टाइम्स मोर करना है। तो अब बच्चा क्या करेगा, सिर्फ क्या कर देगा कि 100 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देगा और लिख देगा 150। तो बेटा ये गलत हो गया आपका। कैसे, क्योंकि वहाँ पर बोला गया है कि अगर जो उसके पास 100 है, एंड में 100 है, तो अब जो है 1.5 गुना बढ़ गई। तो इसका मतलब अब कितनी हो गई, 250 रुपये की हो जाएगी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अगर पहले इन्वेंट्री है 100 मतलब सॉरी एंड की इन्वेंट्री है 100 और ओपनिंग वाली जो इन्वेंट्री है 1.5 टाइम्स मोर है, बच्चा क्या कर देगा कि 100 को मल्टीप्लाई कर देगा किससे, 1.5 से और लिख देगा 150 और 150 को दिखा देगा बिगिनिंग की। बट वो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है कि मोर करना है। मोर का जब भी ये वर्ड आ जाए ना मोर, तो उसमें 1.5 टाइम्स ऐड करना होगा आपको। बात समझ आ रही है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो जिसके बारे में बोल रखा हो ना उसको छोड़ देंगे और जिसके बारे में नहीं बोल रखा हो उसको एक्सलेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर इन्वेंट्री जो बोल रखी है, इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग के बारे में बोल रखा है कि 1.5 टाइम्स मोर है, किससे, एंड वाले से। तो एंड वाले को एक्स मान लेंगे, लेट करेंगे, लेट द इन्वेंट्री एट द एंड बी एक्स। इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। और जो ओपनिंग वाली क्या हो जाएगी, फिर ओपनिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, 1.5 टाइम्स मोर। यानी कि जो पहले से x है उसमें 1.5 x और ऐड कर देंगे, है ना। 1.5 x और ऐड कर देंगे तो ये कितनी बन जाएगी आपकी, 2.5 x। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, कि ओपनिंग की तो आपके पास होगी 2.5 x और एंड की आपके पास होगी x। अब आपको क्या चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालोगे यहाँ से, तो एवरेज इन्वेंट्री का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2।
ठीक है। तब ओपनिंग कितनी है हमारे पास, ओपनिंग है ओपनिंग है 2.5x और क्लोजिंग कितनी है x डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 3.5x अपॉन में 2। बात समझ आ रही है। तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई 3.5x अपॉन में 2। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है और एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में आपको बताना है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा हो गया कि नहीं हो गया। अब आपने एवरेज इन्वेंट्री निकाली है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास कितने का है 2 लाख रुपए का, ये हो जाएगा 2 लाख रुपए डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री कितना है 3.5x अपॉन में 2 इक्वल टू में 8। अब ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3.5x इक्वल टू में 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, या तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं ऐसे, है ना। तो कितनी बार में कट जाएगा 4 बार में कट जाएगा, और ये 4 से 1 बार में और ये 4 से 50,000 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये x वाली टर्म उधर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 50,000 डिवाइड बाय 3.5 और इक्वल टू में x उधर चला जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x हो जाएगा। अब आपको बस इसको डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं कि 50,000 को डिवाइड करो तो 3.5 से, तो ये आ गया आपके पास 1428.5.7 आ रहा है, तो 5 कर दो, ठीक है ना, 6 कर दो बस, तो ये आ गया 14,286 रुपये, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे ही ये आपने क्या निकाल दिया, क्लोजिंग वाला निकाल दिया, ये क्लोजिंग का था, ठीक है ना। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने फाइंड कर दी। अब आपको फाइंड करनी है ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या थी, ओपनिंग इन्वेंट्री जो थी वो 2.5x थी, तो ये क्या हो गया 2.5 मल्टीप्लाई बाय 14,286 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14,286 मल्टीप्लाई बाय 2.5 35715। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से आप इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल सकते हो, बट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। अगर आपको ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाओगे। बात समझ रही है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूले लर्न कर लेना और फिर उसको 1-2 बार करोगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि किस प्रकार से इनको कैलकुलेट करना होता है। बात समझ आ रही है। तो इसको नोट करिए फटाफट से और फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस पेपर नंबर 3 से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 29 ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो। क्या निकालना है आपको, टोटल एसेट टू डेट। तो पहले लिख लेते हैं टोटल एसेट्स टू डेट। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट, ठीक है। अब आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, क्वेश्चन को रीड करने से पहले ही पता होना चाहिए कि टोटल एसेट्स कैसे निकलती है और डेट कैसे निकलता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि टोटल एसेट्स का मतलब होता है नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। और अब देखो जो बैलेंस शीट होती है ना, बैलेंस शीट को ध्यान रखो, बैलेंस शीट में इस तरफ होता है आपके पास नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स, इनको मिला के आपके पास आता है टोटल एसेट्स। अच्छा, और टोटल एसेट्स जो बराबर होती है वो किसके होती है, टोटल लायबिलिटीज की। टोटल लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, शेयर होल्डर फंड, करेंट लायबिलिटीज और नॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर आपके पास क्या आती है, टोटल लायबिलिटीज। यानी कि टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स बराबर होती है। तो अगर हमने टोटल एसेट्स का फॉर्मूला लिखा कि नॉन करेंट एसेट्स अपन में करेंट एसेट्स, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि इन तीनों को प्लस कर कर जो आएगा वो भी आपका किसके बराबर होगा, टोटल एसेट्स के बराबर होगा। तो इसका मतलब फॉर्मूला ये भी बन सकता है शेयर होल्डर फंड प्लस करेंट लायबिलिटीज प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज।
बात समझ आ रही है? दोनों तरीके से ये फॉर्मूला बन सकता है। अगला है यहाँ पर डेट। डेट का मतलब क्या है? तो डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट से। लॉन्ग टर्म डेट से, लॉन्ग टर्म डेट मतलब ये जो आपकी नॉन करेंट लाइबिलिटीज है ना, नॉन करेंट लाइबिलिटीज को ही हम क्या कहते हैं? डेट कहते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है टोटल डेट। क्या हो जाता है? टोटल डेट, जिसमें से अगर करंट लाइबिलिटीज को हटा दिया जाए तो बचता है लॉन्ग टर्म डेट, जिसको हम कहते हैं ओनली डेट। बस समझ रही है? तो क्वेश्चन के अनुसार आपको टोटल एसेट टू डेट निकालना है, तो आपके पास टोटल एसेट्स होनी चाहिए और डेट होना चाहिए। यानी कि या तो आपको इसका टोटल दे दिया जाए या तो इसका टोटल दे दिया जाए, और दूसरी चीज़ क्या दे दी जाए? नॉन करेंट लाइबिलिटीज। ये आपको यहाँ पर चाहिए। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन को समझना जरूरी है ताकि ये तो पता चले कि हमें निकालना क्या है ना। अगला क्या दे रखा है? देखो, टोटल डेट ₹3 लाख। टोटल डेट यानी कि देखो मैंने बताया ना, टोटल डेट का मतलब क्या हो गया? इन दोनों को जोड़कर, यानी कि दोनों का जो जोड़ है वो आपको दे रखा है 3 लाख रुपए। तो दोनों का जोड़ दे रखा है 3 लाख रुपए। चलो ठीक है, बढ़िया बात है। यानी कि टोटल डेट दे रखा है आपको 3 लाख रुपए। ठीक है। शेयर होल्डर फंड दे रखा है आपको 1,20,000। तो ये दे दिया आपको शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड दे दिया आपको कितना? 1,20,000 रुपये। ठीक है। करंट एसेट्स दे दी, ये दे दिया आपको कितनी? 1.5 लाख रुपये। ठीक। और वर्किंग कैपिटल दे दिए यहाँ पर आपको कितनी? 90,000 रुपये। चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दे दी हैं। अब सबसे पहले हमें करना क्या है? हमें सबसे पहले करना है कि हम ये देखेंगे कि जो जो आपके पास गिवन है, ये सारी चीज़ें आपके पास गिवन है, इसमें से टोटल डेट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डेट का मतलब होता है कि करेंट लाइबिलिटीज प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज इक्वल टू 3 लाख। ना आपके पास करेंट है ना आपके पास नॉन करेंट है। अगर करेंट निकल जाएगी तो नॉन करेंट को आप निकाल सकते हो, जिसको नॉन करेंट को हम क्या कहते हैं? डेट। बस समझ आ रही है? तो यहाँ से आपके पास ये वाला टर्म निकल के आएगा। अब हमें चाहिए टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स के लिए या तो हमारे पास एसेट्स वाली चीज़ें आ जाएं दोनों, यानी कि करंट नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स आ जाएं, या तो लाइबिलिटीज वाली तीनों चीज़ें यहाँ पर आ जाएं। बस समझ आ रही है? तो शेयर होल्डर फंड दे रखा है तो लाइबिलिटीज वाली चीज़ें निकाल सकते हैं। करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज ये हमारे पास ये दे रखा है। देखो, टोटल डेट इक्वल टू 3 लाख है, तो इन दोनों को जोड़कर आपका क्या बनता है? टोटल डेट। तो इसका मतलब टोटल एसेट्स तो हम निकाल सकते हैं। तो चलो पहले टोटल एसेट्स ही निकाल लेते हैं। तो टोटल एसेट्स का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास टोटल एसेट्स इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस करंट लाइबिलिटीज प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है। शेयर होल्डर फंड कितना है आपके पास? 1,20,000। करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होता है? ये टोटल डेट को ही हम करंट लाइबिलिटीज प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। यानी कि आपके पास कितना है? 3 लाख रुपए। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 4,20,000 रुपये। बात समझ आ रही है? तो एक वैल्यू तो आपके पास आ गई 4,20,000 रुपये। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है डेट। ठीक है। तो डेट के लिए आपको क्या चाहिए? नॉन करेंट लाइबिलिटीज। और नॉन करेंट लाइबिलिटीज तब निकल के आ सकती है जब आपके पास क्या हो? करंट लाइबिलिटीज, ताकि करंट लाइबिलिटीज को उधर ले जाके माइनस कर दिया जाए, नॉन करंट लाइबिलिटीज आ जाएगी। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज कहाँ से आएगी? करंट लाइबिलिटीज आएगी वर्किंग कैपिटल से, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, देखते हैं। अब लेते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू 90,000। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू 90,000। ठीक है। करंट एसेट्स क्या है आपके पास? देखो, करंट एसेट्स क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है कितने रुपए की? 1.5 लाख रुपए की। तो ये 1.5 लाख रुपए हो गया। माइनस करंट लाइबिलिटीज हमें निकालनी है, तो सिंपल सी बात है कि करंट लाइबिलिटीज को उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। तो 1.5 लाख ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 90,000, और करंट लाइबिलिटीज माइनस की उधर जाके प्लस की हो जाएगी करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू 60,000। तो दूसरी चीज़ हमारे पास आ गई करंट लाइबिलिटीज। बट हमें करंट लाइबिलिटीज नहीं चाहिए, हमें चाहिए नॉन करंट लाइबिलिटीज।
तो हमारे पास टोटल एसेट्स का फॉर्मूला दे रखा था, टोटल डेट दे रखे थे 3 लाख रुपए, ठीक है। तो टोटल डेट दे रखे हैं हमें 3 लाख रुपए, टोटल डेट इक्वल टू 3 लैक्स, और टोटल डेट का मतलब करेंट लायबिलिटीज प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज दोनों, और करेंट लायबिलिटीज हमने निकाल ली कितने की है, 60,000 रुपये की। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज कितनी हो जाएगी आपके पास, 3 लाख माइनस 60,000, तो कितना हो जाएगा, नॉन करेंट लायबिलिटीज इक्वल टू में आपका हो जाएगा ये 2,40,000। तो तीसरी चीज़ भी आपके पास आ गई, जो क्वेश्चन में चाहिए था वो सब कुछ हमारे पास आ चुका है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला था टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। टोटल एसेट्स हैं हमारे पास कितनी, देखो यहाँ पर हमने निकाल लिए, टोटल एसेट्स आपके पास आ गई 4,20,000। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4,20,000, ठीक है। और डिवाइड बाय, एक मिनट, डिवाइड बाय चाहिए आपको डेट, ठीक है। तो डेट कितने के हैं ये देखो, अभी निकाले हमने डेट, ये रहे, इन्हें डेट ही कहेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। 2,40,000, 2,40,000। तो 4 जीरो से 4 जीरो तो कट गए आपके, ठीक है। 2 से कट जाएगा 21 बार में, और 2 से कट जाएगा ये 12 बार में। दोनों 3 से कट सकते हैं, 3 से 7 बार में, और 3 से 4 बार में, ठीक है। और डिवाइड कर सकते हैं इसे, हमेशा रेशियो में लाना है, मतलब पॉइंट में ला देना है आपको। 7 डिवाइड बाय 4 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1.75 रेशियो 1, ये हो गया आपका आंसर। बात समझ रही है। तो टोटल एसेट टू डेट आपके पास कितना आ गया, 1.75 रेशियो 1। बात समझ रही। तो क्वेश्चन को नोट करिए फटाफट से, वीडियो को पॉज कर लेना, और पॉज कर क्वेश्चन को नोट कर लेना आप, ठीक है, नोट करिए। चलिए अगला देखते हैं, प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ही होगा हर किसी में, ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि करंट एसेट्स ऑफ कंपनी आर रुपीज़ 15 लाख। तो गिवन में जो जो दे रखा है पहले लिख लें कि करंट एसेट्स आपके पास है 15 लाख, ठीक है। करंट रेशियो दे रखा है आपकी बार, आपको करंट रेशियो दे रखा है 2.5, और करंट रेशियो तो बच्चों का फेवरेट है ना, सिंपल सा क्वेश्चन होता है। करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। तो ये करंट रेशियो आ गया आपके पास, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 2.5। और क्या दे रखा है, लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो दे रखा है आपको 0.85, और लिक्विड रेशियो भी बच्चों को ध्यान रहता है ना, क्या होता है, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 0.85। बात समझ रही है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट करना है करंट लायबिलिटीज। तो ठीक है, करंट लायबिलिटीज यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि करंट एसेट्स आपको दे रखी है, आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो करंट लायबिलिटीज आपके पास आ जाएगी। चलो निकाल लेते हैं पहले ही। करंट एसेट्स कितनी है, 15 लाख, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 2.5। ये इधर आएगा, ये उधर चला जाएगा। 15 लाख डिवाइड बाय 2.5 इक्वल टू करंट लायबिलिटीज। डिवाइड कर देते हैं 15 लाख को कितने से, 2.5 से। 15 लाख डिवाइड बाय 2.5 तो 6 लाख रुपए। तो करंट लायबिलिटीज आ गई आपके पास 6 लाख रुपए की। बात समझिए। तो पहला आंसर तो आपका यहाँ पर आ गया। फिर है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स मतलब क्विक एसेट्स। तो क्विक एसेट्स यहाँ से निकल जाएगी। फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज हमने निकाली 6 लाख रुपए इक्वल टू 0.85। ये उधर चला जाएगा। क्विक एसेट्स इक्वल टू में 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.85
तो 5,10,000, ठीक है। तो ये भी वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ गई। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, है ना, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो दे रखा था बस। तो करंट लायबिलिटीज और क्विक एसेट्स तो हमारे पास आ गई। अब क्या चाहिए हमें, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है भाई, इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास करंट एसेट्स होती है ना, उसमें तो इन्वेंट्री इंक्लूड होती है, और जो क्विक एसेट्स होती है उसमें इन्वेंट्री एक्सक्लूड होती है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें इन्वेंट्री जुड़ी हुई है और इसमें इन्वेंट्री हटी हुई है। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इन्वेंट्री ही होगा। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि भाई 15 लाख में इन्वेंट्री जुड़ी हुई है और 5,10,000 में इन्वेंट्री नहीं है, तो जो डिफरेंस है इन दोनों का वही क्या है, इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या हो गया, इन्वेंट्री का फॉर्मूला हो गया आपका करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। तो करंट एसेट्स है 15 लाख रुपए, क्विक एसेट्स है आपके पास 5,10,000 रुपये। तो इसका माइनस कर देंगे, 15 लाख में से 5,10,000 माइनस कर देंगे तो 9,90,000। तो 9,90,000 की आपके पास क्या है, इन्वेंट्री है। बात समझ आ रही है। तो क्वेश्चन बताओ कितना सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। और ये सारे क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के हैं, ये ध्यान रखना भाई, सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं और बहुत ईजी तरीके से हो रहे हैं, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चंस की अगर आपको एक साथ पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए इस क्वेश्चन को। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये हमारा, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर हमारे 4 ही थे, ठीक है। और ये प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 का है, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझते हैं, और जितना भी गिवन होता है उसको लिखते रहते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 1 लाख रुपीज़। क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना, 1 लाख रुपए। अभी जो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है इसको हम कहते हैं EAT। क्या कहते हैं, EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स के अंदर ही अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हो चुका है, तो मतलब इसी को हम EAT कहते हैं, ये ध्यान रखना। इस 1 लाख रुपए को क्या कहते हैं हम, EAT। अब इसको समझने के लिए आप एक चीज़ समझो। सबसे पहली चीज़ होती है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इस अर्निंग की जगह आप प्रॉफिट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि PBIT भी लिख सकते हो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। फॉर्मूला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में से सबसे पहले आप इंटरेस्ट माइनस करते हो, तो जो आपके पास वैल्यू आती है उसे कहते हैं हम EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर इसमें से माइनस करते हो टैक्स, तो जो वैल्यू आती है उसे कहते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़रूरत होने वाली है इसकी, ये पहले आप दिमाग में रखें, ठीक है। जैसे बाकी क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिमाग में रखी थी, ऐसे इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब EAT आपको दे रखा है 1 लाख रुपए, मतलब सबसे लास्ट वाली चीज़ दे रखी है 1 लाख रुपए। बट क्वेश्चन के अनुसार हमें और क्या निकालना है और क्या क्या दे रखा है। करंट एसेट्स दे रखी है 4 लाख रुपए, करंट एसेट्स है आपके पास 4 लाख रुपए, ठीक है। करंट लायबिलिटीज भी दे रखी है आपको कितनी, 2 लाख रुपए। टैक्स रेट दे रखा है 20%। नॉन करंट एसेट्स दे रखी है, नॉन करंट एसेट्स कितनी, 6 लाख रुपए। 10% लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है। 10% बोलने का मतलब क्या हो गया कि ब्याज लग रहा है उस पर 10% का, कितना, 4 लाख पर, 4 लाख रुपए पर 10% का क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। बात समझ रही है, सारी डिटेल आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। अब क्या निकालना है, कैलकुलेट द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो भाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का पहले आप फॉर्मूला समझो क्या होता है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड।
EBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इसलिए क्योंकि जो कैपिटल लगाई जा रही है मालिक की, उस पर रिटर्न कितना आता है उसको हमें निकालना है यहाँ पर। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब वही होता है ना, कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कितना आ रहा है आपका, है ना। तो EBIT का मतलब क्या है? EBIT का मतलब ये है, देखो ये निकालना है आपको। और जबकि दे क्या रखा है, EAT, इंटरेस्ट सॉरी अर्निंग आफ्टर टैक्स दे रखा है, और आपको निकालना है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो क्या करेंगे कि ये सारी चीज़ें इसमें माइनस हो रही थी, इसमें प्लस करते जाएंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब EAT में प्लस करते जाएंगे तो ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? तो भाई कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए भी आपको एक बैलेंस शीट को समझना पड़ेगा। आपके पास शेयर होल्डर फंड होता है, यहाँ पर करेंट लायबिलिटीज होती है और नॉन करेंट लायबिलिटीज होती है। अब नॉन करेंट लायबिलिटीज और शेयर होल्डर फंड, इन दोनों को जो जोड़कर आता है वो आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या समझ में आया? कि इन दोनों को जोड़कर आपके पास आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये तो अब फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, देखो फॉर्मूला लिख देता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या हो गया? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज। अब ध्यान रखना, नॉन करेंट लायबिलिटीज को क्या कहते हैं हम? डेट। ठीक है, डेट कहते हैं इसे। तो शेयर होल्डर फंड और नॉन करेंट लायबिलिटीज को जोड़ देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। और किससे निकल सकता है? और एक और फॉर्मूला है इसका, क्या? जैसे कि हम जानते हैं कि टोटल जो लायबिलिटीज होती है वो आपकी टोटल एसेट्स के बराबर होती है। टोटल एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स आती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका जो टोटल होगा वो टोटल लायबिलिटीज के बराबर होगा। और टोटल लायबिलिटीज में से सिर्फ करेंट लायबिलिटीज को हटा दोगे, टोटल लायबिलिटीज में से अगर करेंट लायबिलिटीज को हटा दोगे तो आपके पास बचेगा क्या? ये दोनों तो बचेंगे। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन रहा है? टोटल लायबिलिटीज में से करेंट लायबिलिटीज को माइनस कर दो। और टोटल लायबिलिटीज का मतलब क्या हो गया? ये नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स और माइनस करेंट लायबिलिटीज। मतलब लायबिलिटीज के साइड से भी आपका आंसर निकल सकता है और एसेट्स की साइड से भी आंसर आपका निकल सकता है। हर आंसर दोनों तरफ से निकल सकते हैं, इसलिए आप दोनों फॉर्मूलों को याद रखें, क्योंकि पेपर में क्या गिवन दे रखा है वो हमें थोड़ी पता है, कुछ भी गिवन दे सकता है। तो आपको ये दोनों चीज़ें चाहिए या तो ये तीनों चीज़ें चाहिए, जो भी हो आप उसके अनुसार आंसर निकाल देंगे। अब देखो, नॉन करेंट एसेट्स चाहिए, नॉन करेंट एसेट्स हमारे पास हैं। करंट एसेट्स चाहिए, करंट एसेट्स हमारे पास हैं। करंट लायबिलिटीज चाहिए, करंट लायबिलिटीज हमारे पास हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो यहीं से निकल गया। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं चलो पहले ही इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो नॉन करेंट एसेट्स आपके पास क्या क्या दे रखी हैं? देखो, नॉन करेंट एसेट्स हैं आपके पास 6 लाख रुपए, तो यहाँ लिख देंगे 6 लाख रुपए। करंट एसेट्स कितनी है आपके पास? 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। करंट लायबिलिटीज कितनी है? 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। तो कितना आ गया आपके पास? 10 में से 2 गए तो 8 लाख रुपए। तो पहली चीज़ तो आपके पास यहाँ पर निकल के आ गई, ये 8 लाख रुपए, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास यहाँ पर आ गया 8 लाख रुपए का। बात समझ आ रही है? पहली चीज़ तो हो गई समाप्त। अब चाहिए हमें EBIT। तो EBIT के लिए जैसे मैंने आपको ये बताया है कि आपको जो देखो जो टैक्स होता है ना, जैसे कि यहाँ पर 20% का टैक्स दे रखा है, तो टैक्स को EBT में से माइनस करने के बाद जो वैल्यू बच रही होगी ना वो बचती है 80%। कितने बचती है? 80%। अगर टैक्स आपको 30% दे रखा होगा तो नीचे वाली वैल्यू कितनी परसेंट बच रही होगी? 70%। टैक्स दे रखा होगा 40% तो नीचे वाली वैल्यू 60%। अब टैक्स दे रखा है 20% तो नीचे वाली वैल्यू कितनी होगी? 80%। तो मतलब ये जो वैल्यू है ना ये आपकी 80% है। अब इससे आप 100% निकालोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। बात समझ रही है? EBT आ जाएगा आपके पास 100%। तो इसका मतलब देखो EAT जो दे रखा है ना, EAT आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना? ये रहा 1 लाख रुपए। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? EBT अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स से पहले वाली अर्निंग निकालनी है। तो क्या करेंगे फॉर्मूले में कि 1 लाख को डिवाइड कर दोगे कितने से? अब बताओ EAT कितने परसेंट है? EAT है 80%, तो 80% से डिवाइड कर दोगे तो 80 मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसे कर दोगे। ये 0 से 0 कट गया और ये कैंसिल हो जाएगा आपके कितनी बार में? 12.5 बार में।
12,512 में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो 1,25,000। तो ईबीटी आ गया आपके पास 1,25,000। देखो ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 1,25,000। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, ईबीआईटी। तो इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे इसमें, इंटरेस्ट कितना है इसमें ऐड कर दोगे क्या, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट ये रहा 10%। 10% किसका, 4 लाख रुपए का। तो 4 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 40,000। तो ये ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा आपके पास, 165,000। तो ये आ गया आपके पास ईबीआईटी। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी आपके पास यहाँ पर आ गया। बात समझ रही है। अब क्वेश्चन के अनुसार ईबीआईटी हमें चाहिए था और कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए था। तो ईबीआईटी तो आ गया हमारे पास 1,65,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास आ चुका था 8 लाख। ठीक है, और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। ठीक है ना, तो बताओ कितना आएगा। अब इसे डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1,65,000 डिवाइड बाय 8 लाख %। तो ये आ गया 20.625%। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर आ गई। बात समझ आ रही है। तो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं था, बस इतना ध्यान रखना था कि क्वेश्चन के अनुसार हमें ईबीआईटी दे रखा था। ठीक है, और हमें निकालना था, सॉरी ईएटी दे रखा था, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा था, बट हमें बिफोर चाहिए था। तो ईबीआईटी निकाला हमने और कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 फॉर्मूले थे, एक कैपिटल की तरफ से और एक एसेट्स की तरफ से। तो एसेट्स की तरफ वाली चीज़ें हमारे पास उपलब्ध थी तो हमने उसके हेल्प से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने जो ईबीआईटी निकाला है वो कैसे निकाला है, ईएटी जो था कितना परसेंट था, 80% था। 80% से डिवाइड करा तो ईबीटी आ गया, ईबीटी में प्लस कर दिया इंटरेस्ट, तो हमारे पास क्या आ गया, ईबीआईटी, और उसको यहाँ पर पुट कर दिया तो ये वैल्यू हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट की आ गई। बात समझ आ रही है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, बस अगर फॉर्मूले याद हैं आपको तो वो क्वेश्चन आसानी से आपसे हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और इन क्वेश्चंस को कर लो। फिर अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको कैश फ्लो से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, यानी कि जो भी प्रैक्टिस पेपर आपके 4 हैं उन चारों में जो आपके कैश फ्लो के क्वेश्चंस आ रखे हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक आप इसको समझिए और पढ़िए।